कहानी बार पर बार भाग 2 और अंतिम भाग। प्रीति आगे बोली, अगर तुम्हारी नौकरी बनी रहेगी तो सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में बिछी रहेंगी, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, अच्छे घर में शादी हो जाएगी, और क्या चाहिए तुम्हें। नमिता की समझ में नहीं आया कि वह अपनी नौकरी कैसे बचा सकती थी, लेकिन पूछा नहीं। प्रीति खुद ही बताने लगी, तुम नौकरी छोड़ दोगी तो दूसरी नौकरी जल्दी कहाँ मिलेगी, वह भी सरकारी नौकरी। प्राइवेट नौकरी भले ही मिल जाए, पर हर जगह एक ही से हालात हैं नमिता। इंसान रूपी मगरमच्छ हर जगह मुंह खोले जवान लड़कियों को निगलने के लिए तैयार रहते हैं। समझौता कर लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, सुख तुम्हारी झोली में भर जाएंगे और नौकरी भी बची रहेगी। नमिता का शक सच में बदल गया। कई बार उसे लगता था कि प्रीति उसे किसी न किसी जाल में फंसाएगी। वह बॉस भूषण राज की दलाल थी। उसने प्रीति को गौर से देखा तो वह हल्के से मुस्कुराई। प्रीति बोली, तुम अपने मन में कोई शक मत पालो, उससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। तुम मुझे भले ही बुरा समझो, पर इसमें तुम्हारी ही भलाई है। सोचो, खूबसूरती और जवानी का क्या इस्तेमाल। नमिता अच्छी तरह समझ गई थी कि इस दुनिया में मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी एक दूसरे की दुश्मन होती हैं। औरतें कब नागिन बनकर किसी को डस लें पता ही नहीं चलता। उसने एक कठोर फैसला किया। प्रीति अभी तक नमिता के दिमाग की सफाई करने में जुटी हुई थी। औरत और मर्द के संबंध में किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, पर सुख दोनों को मिलता है। तुम ठीक से समझ रही हो ना। जाकर एक बार बॉस से माफी मांग लो, वे जैसा कहें कर दो। अब नमिता को किसी और प्रवचन की जरूरत नहीं थी। वह झटके से उठी और धीरे धीरे कदमों से बॉस भूषण राज के चैम्बर में चली गई। आज ना तो उसके मन में डर था, ना वह कांप रही थी। उसकी आंखें भी झुकी हुई नहीं थी। वह भूषण राज की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। पहले तो भूषण राज चौंका, फिर कुर्सी से उठकर बोला, आओ आओ निम्मी, कैसी हो। उसके मुंह से लार टपकने लगी थी। मैं ठीक हूँ सर, नमिता ने सपाट लहजे में कहा। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ, उस सब के लिए जो अभी तक हुआ है और उस सब के लिए जो अभी तक नहीं हुआ पर कभी भी हो सकता है। नमिता का अंदाज ऐसा था जैसे वह कह रही हो, भूषण साहब, मैं आपको देखने आई हूँ कि कितने खूंखार भेड़िए हैं आप। किसी तरह आप औरतों के शरीर को खाते हैं, नोच कर या पूरा। चलिए दिखाइए अपनी ताकत। भेड़िए की खुशी का ठिकाना ना रहा। शिकार अपने आप उसके जाल में फंस गया था। वह अपनी जगह से उठा और इस तरह अंगड़ाई ली जैसे वह अच्छी तरह जानता था कि अब शिकार उसके पंजे से बचकर कहीं नहीं जा सकता। उसे अपनी चालों पर पूरा भरोसा था। वह धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा था। भेड़ को डर नहीं लग रहा था, वह सीधे तन कर खड़ी थी। भेड़िया नजदीक आ गया था, वह फिर भी नहीं डरी। भेड़िया थोड़ा सहमा। इस भेड़ को आज क्या हो गया। वह उसके भयानक मुंह के तीखे दांतों और नुकीले पंजों से भी नहीं डर रही थी। भेड़िया भेड़ को जिंदा निगलने की जल्दबाजी में था। भेड़ अगर तन कर खड़ी रही, उससे डर कर भागी नहीं, तो फिर शिकार करने का फायदा क्या। भेड़िया ने अपने नुकीले पंजे भेड़ के कंधे पर रखे और दर्दनाक हालत तक उसके नरम गोश्त में चुभाया, पर भेड़िए को भेड़ के कंधे पत्थर के लगे। उसने अपना चेहरा भेड़ के खूबसूरत लपलपाते चेहरे की तरफ बढ़ाया तो उसे लगा जैसे वह एक आग का गोला निकल रहा हो। नमिता ने बालों को मादक झटका देकर और छातियों को हल्का उभार देते हुए कहा, शाम को 7 बजे घर पर आइएगा। घर पर और कोई नहीं है, बस मैं, आप और पूरी रात। भूषण राज भौचक्का रह गया, पर उसका विवेक तो मर चुका था। वह समझ नहीं सकता था कि ऐसी लड़की जो इतने दिन से उसके हर प्रस्ताव को ठुकरा रही थी, अचानक कैसे बदल गई। भूषण राज ने दिन कैसे बिताए यह बताना आसान नहीं, पर नमिता आधे दिन की छुट्टी लेकर यह कहकर चली गई थी कि घर को ठीक करना है। शाम 6 बजे से ही भूषण राज को बेचैनी होने लगी थी। फिर भी उसने 7 बजे ऑफिस में नहाया। कपड़ों की 1-2 जोड़ी वह हमेशा अपनी दराज में रखता था। पत्नी को कहा कि देर रात तक मीटिंग चलेगी, वह सो जाए। शबाब
मिल रहा था तो शराब भी होनी चाहिए थी। 2 बोतलें खरीदी, शायद नमिता भी पी ले तो रात पूरी मस्त हो जाए। भूषण राज नमिता के बताए पते पर पहुंचा तो थोड़ा मन खट्टा हुआ। बेहद मिडिल क्लास इलाका था। छोटे मैले मकानों में एक संकरे जीने पर चढ़कर पुराने से दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा नमिता ने ही खोला था। वह पूरी तरह सजी धजी थी। बढ़िया मेकअप, पोशाक जो उसके बदन को ढक कम रही थी, दिखा ज्यादा रही थी। घर में खुशबू फैली थी। रोशनी केवल मोमबत्तियों की थी या 2 टेबल लैंपों की। नमिता ने उसे बाहों में जकड़ लिया। इसी का तो इंतजार वह महीनों से कर रहा था। आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो सर, कहते हुए वह उसे सोफे पर ले गई। सामने मेज पर खाने का सामान और कई गिलास थे। शायद नमिता जान गई थी भूषण राज क्या चीज है। उसने उसके हाथ से बोतलें ली और कहा कि लाइए, इन्हें मैं फ्रिज में रख दूं। यह कबूतरी तो खुद ही शिकारी के तीर तेज कर रही है। भूषण राज ने सोचा, उसे अपने पर गर्व हुआ है ही वह ताकतवर। कौन चिड़िया है जो उसके जाल से निकल सकती है। नमिता ने सोफे पर बैठाकर कहा, सर आप कपड़े तो उतारिए, मैं अभी आई। भूषण राज तो सब सावधानियां छोड़कर कपड़े उतारने लगा और सोफे पर आराम से पसर गया। फिर तसल्ली से खाना ठूसा। नमिता शायद नहा रही थी। आज तो मजा आ जाएगा। ऐसा सुख तो उसे कभी ना मिला था। तभी दरवाजे पर खटखट हुआ। भूषण राज ने सोचा, कौन हो सकता है इस समय। नमिता ने तो कहा था कि वह अकेली है। बिना कपड़ों के किसी के घर में आ जाने पर क्या हो सकता है वह जान सकता था। पर इससे पहले कि वह कुछ कहता, नमिता दूसरे कमरे से तकरीबन भागती हुई आई और दरवाजा खोल डाला। बाहर पूरा स्टाफ खड़ा था। कुछ लोग कैमरे भी लिए थे। हैप्पी बर्थडे नमिता की आवाज गूंजी और 10-15 लोग कमरे में घुस गए। भूषण राज फटी फटी आंखों से देख रहा था। उसने अपने कपड़े उठाने चाहे थे कि नमिता ने झपट कर छीन लिए। उसके बाद बहुत कुछ हुआ। बहुत सारे फोटो ले लिए गए। भूषण राज की पत्नी को बुला लिया गया। नमिता को ट्रांसफर करने का आदेश पास हो गया। छोटे से घर में हंगामा हो गया। नमिता के घर वाले भी उसी समय पहुंच गए थे। अब नमिता शान से काम कर रही थी। उसी दफ्तर में भूषण राज ने इस्तीफा दे दिया था और वह शहर बदल कर जा चुका था। नमिता की हिम्मत और आंखों की अनोखी चमक ने भूषण राज के सारे हौसलों को मात कर दिया। उसको अपने जाल में फंसाने के लिए भूषण राज ने ना जाने कितने जतन किए थे, पर अब वह उसके फंदे में आकर फंस गया था। उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।